वेलकम टू NKR GKGS फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट के लिए जूनियर लेवल क्लास 6 to 8 CDP हिंदी। और CDP में आज का हमारा टॉपिक हिंदी से है। हिंदी में टॉपिक है कि पाठ्य पुस्तक मल्टीमीडिया सामग्री कक्षा का बहुभाषी संसाधन। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, भाषा शिक्षण अधिगम का कौन सा उपागम इस तथ्य में विश्वास करता है कि भाषा एक आदत है। तो भाषा एक आदत है, यह श्रव्य भाषावाद जो है वो विश्वास करता है। श्रव्य भाषावाद उपागम इस विश्वास पर आधारित है कि भाषा एक आदत है जिसे निरंतर अभ्यास और पुनरावृत्ति के माध्यम से सीखा जा सकता है। इस उपागम में विश्वास विशेष रूप से सुनने और बोलने के अभ्यास पर जोर दिया जाता है ताकि विद्यार्थी सही रूप से भाषा का प्रयोग स्वचालित रूप से कर सके। इस भाषा में आदतों को सुदृढ़ करने के लिए नियमित अभ्यास कराया जाता है। अगला देखेंगे। आगे है कि एक अध्यापिका कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को एक आलेख देती है जिसके स्तर पर उसके भाषा स्तर से कुछ अधिक है। शिक्षार्थी को इस पाठ्य सामग्री के साथ बहुत से कार्य करने हैं। इसे किस रूप में जाना जाएगा? तो इसे बोधगम्य निवेश के रूप में जाना जाएगा। किस रूप में जाना जाएगा? तो इसे बोधगम्य निवेश के रूप में जाना जाएगा। बोधगम्य निवेश स्कैफोल्डिंग का अर्थ है विद्यार्थियों को उनकी वर्तमान समझ के स्तर कुछ अधिक चुनौतीपूर्ण सामग्री दी जाती है ताकि वे धीरे धीरे उच्च स्तर की समझ और कौशल विकसित कर सके। यह प्रक्रिया विद्यार्थियों को थोड़ा सा अतिरिक्त समर्थन देने के लिए होती है जिससे वे इस स्तर की सामग्री को समझने में सक्षम हो पाते हैं। यह अध्यापक द्वारा दी गई सहायता का रूप हो सकता है, जैसा कि चर्चा, उदाहरण या कार्य के साथ मार्गदर्शन। चलिए अगला देखते हैं। किसी निबंध में उद्धरण कोटेशन लिखने का मूल उद्देश्य क्या होगा? तो किसी निबंध में उद्धरण कोटेशन लिखने का मूल उद्देश्य निबंध की भाव सुनिश्चित करना और दूसरे के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना। किसी निबंध में उद्धरण कोटेशन लिखने का मूल उद्देश्य निबंध के भाव सुनिश्चित करना तथा दूसरे के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना है जो तर्क का समर्थन करता है या निबंध में विश्वसनीयता जोड़ता है। ये दोनों ऑप्शन जो है ये सही होंगे। अगला है, विद्यालयी शिक्षा की शुरुआत अवस्था में बहुभाषिक उपागम का प्रयोग करने से किसके नकारात्मक परिणामों का सामना करने में सहायता मिल सकती है? तो ये मिल सकती है किसी की स्वयं की भाषा की क्षति। अगला है कि विद्यालय शिक्षा की शुरुआत अवस्था में बहुभाषिक उपागम का प्रयोग बच्चों को अपने मातृभाषा और अन्य भाषाओं में समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। इससे स्वयं की भाषा की क्षति को रोका जा सकता है क्योंकि अपनी भाषा में कौशल विकसित रखते हैं और उनकी पहचान बनाए रखते हैं। बहुभाषिक उपागम के द्वारा भाषा का विकास संतुलित रूप से होता है और बच्चों के मातृभाषा का संरक्षण होता है। प्रमुख बिंदु क्या है? जैसे मातृभाषा के संरक्षण, भाषा की सशक्तता, संस्कृति का जुड़ाव और भाषिक भाषा। अगला है कि शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग का क्या उद्देश्य है? शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षार्थियों के अधिगम प्रतिफलों के प्रति आशान्वित होना। शिक्षार्थियों के अधिगम प्रतिफलों के प्रति जो है वो आशान्वित होना। अगला है कि आपकी एक विद्यार्थी अपनी प्रिय पुस्तक उठाती है और अक्सर उसके चित्रों को संकेत के रूप में प्रयोग करते हुए कहानी पुनः कहती है। यह किसका उल्लेख है? तो यह उल्लेख है उद्गामी पठन अवस्था का। किसका उल्लेख है? तो ये उल्लेख है उद्गामी पठन अवस्था का। आगे देखते हैं। यहाँ पाठ्य सामग्री दी गई है और पता लगाइए
कि यह पाठ्य सामग्री भाषा की किस प्रयुक्ति रजिस्टर से संबंधित है। अचानक क्रांति के बाद ऐसा संभव लगने लगा कि बदलाव आएगा। विश्व के कई भागों में, यहाँ तक कि यूरोप और एशिया में भी व्यक्ति के अधिकारों के बारे में नए नए विचार सामने आने लगे और उनके नियंत्रण में सामाजिक सत्ता थी, उनकी भी चर्चा होने लगी। भारत में राजा राम मोहन राय और डिरोजियो ने फ्रेंच क्रांति के महत्व के बारे में बात की। सामाजिक परिवर्तन के इन विचारों को एक नया स्वरूप दिया गया। तो ये सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति है। क्या है? सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 7 की अध्यापिका किसी एक व्यक्ति के वर्णन से संबंधित लेखन कार्य देना चाहती है। वह कक्षा से बाहर गई और अपनी कक्षा में एक फेरी वाले को उसके सामान सहित लेकर आई। उसने उस फेरी वाले से कहा कि वह कक्षा में कोई 7 मिनट के लिए रुके। फिर शिक्षार्थियों को दो के जोड़ों में उस व्यक्ति को वर्णन लिखने के लिए कहा। वह फेरी वाला इस गतिविधि में किस रूप में जाना जाएगा? तो ये जो है फेरी वाला सामग्री गतिविधि के रूप में जाना जाएगा। किस गतिविधि के रूप में? तो सामग्री गतिविधि के रूप में जाना जाएगा। अगला है कि भाषा की कक्षा में परियोजना कार्य की अभिकल्पना करने और उसे क्रियान्वित करने में क्या क्या संलग्न है। तो भाषा की कक्षा में परियोजना कार्य की अभिकल्पना करने और उसे क्रियान्वित करने में समूह बनाना, टॉपिक की पहचान, योजना बनाना, आंकड़ों का संग्रहीकरण करना, आंकड़ों की व्याख्या करना और लेखन और रिपोर्ट फाइल करना सम्मिलित है। लेखन और रिपोर्ट फाइल सम्मिलित करना है। अगला है कि यहाँ एक पाठ्य सामग्री या कुछ कथन है। पता लगाइए कि पाठ्य सामग्री किस भाषा प्रयुक्त रजिस्टर का प्रतिनिधित्व कर रही है। किस भाषा का प्रतिनिधित्व कर रही है? भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से देखता है। भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से देखता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि देश में प्रत्येक व्यक्ति, महिला, पुरुष, सभी धर्म, जाति, आदिवासी, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि सभी को जो है समान रूप से देखना। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि असमानता समाप्त हो चुकी है, असमानता नहीं होनी चाहिए और कम से कम लोकतांत्रिक भारत में सभी व्यक्तियों की समानता का सिद्धांत मायने रखता है। तो इसमें जो है सामाजिक विज्ञान की प्रयुक्ति शामिल हुई है। क्या शामिल हुई है? सामाजिक विज्ञान की प्रयुक्ति शामिल हुई है। अगला देखते हैं, सामग्री की प्रामाणिकता किससे संबंधित है? सामग्री की प्रामाणिकता किससे संबंधित है? तो सामग्री की प्रामाणिकता जीवन के वास्तविक संदर्भों में विकसित या लिखित सामग्री से संबंधित है। अगला देखते हैं, कक्षा 5 की भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे कि समाचार पत्र, भोजन तालिका और रेल यात्रा के टिकट आदि लाती है। वह अधिगम के लिए क्या कर रही है? तो वह अधिगम के लिए की ओर अधिक वास्तविक तथा उपयोगी बनाने के लिए प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही है। प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही है। अगला है कि सरकारी विद्यालय की अध्यापिका रीता 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए दृश्य उपकरण और भाषा खेल खिलाती है। रीता शिक्षण के किस सिद्धांत का अनुपालन कर रही है? तो रीता शिक्षण के अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत का पालन कर रही है। अगला है कि सरकारी विद्यालय की अध्यापिका रीता 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए दृश्य उपकरण और भाषा खेल खिलाती है। रीता शिक्षण की अभिप्रेरणा और रुचि के सिद्धांत का अनुपालन कर रही है। अभिप्रेरणा को कारण, प्रोत्साहन, उत्साह या रुचि में परिभाषित किया जाता है जो एक विशिष्ट क्रिया या निश्चित व्यवहार का कारण बनता है। अभिप्रेरणा आत्मसमझ और सीखने का एक महत्वपूर्ण तत्व है।
यह वह कारक है जो व्यक्ति को उसके लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में काम करता है। अगला है कौन सा उपकरण समक्रमिक क्रमिक और अतुल्यकालिक ऑनलाइन शिक्षण अवसरों की उपलब्धता देता है? तो ये है उपकरण बी, पैडलेट। क्या है? पैडलेट। पैडलेट। अगला है कि पैडलेट उपकरण समक्रमिक और अतुल्यकालिक ऑनलाइन शिक्षण अवसरों की उपलब्धता देता है। पैडलेट शिक्षक और छात्रों के लिए एक डिजिटल बुलेटिन बोर्ड है। इस डिजिटल बुलेटिन बोर्ड पर शिक्षक एवं छात्र सभी प्रकार की सामग्री पोस्ट और सहेज सकते हैं, जैसे वीडियो, चित्र, वेबसाइट, GIF और पाठ आदि। अगला है कि द्वितीय भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने स्वास्थ्य ही धन है पर ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई। उसके बाद उसने कार्यपत्रक वर्कशीट बांटी और कहा कि दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर पर निशान लगाइए। इस पाठ का उद्देश्य शिक्षार्थियों के इस योग्य बनाना है कि ये विचार बिंदुओं को सुनकर विश्लेषण किया जा सके एवं विद्यार्थियों के कार्य में संलग्न किया जा सके। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है और हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। यूनेस्को ने वर्ष 1999 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया और वर्ष 2000 से संपूर्ण विश्व में यह दिवस मनाया जा रहा है। 21 फरवरी 2024 अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा की थीम बहुभाषी शिक्षा, सीखने और अंतरपीढ़ी सीखने का एक स्तंभ है। अगला देखते हैं। अगला है कि ईमेल के उस प्रकार की पहचान कीजिए जो आप अपने उस सहयोगी को लिखना चाहेंगे जो आपका मित्र भी है। तो ईमेल के उस प्रकार की पहचान जो है वो हो जाएगा अनौपचारिकता के रूप में। अनौपचारिक के रूप में अनौपचारिक ईमेल एक ऐसा साधन है जो आप अपने उस सहयोगी को लिखना चाहेंगे जो आपका मित्र भी है। अनौपचारिक ईमेल व संदेश होते हैं जिन्हें आप उन लोगों को भेजते हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं। अनौपचारिक ईमेल लिखने के लिए कोई विशेष नियम नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद की कोई भी भाषा का उपयोग कर सकता है। अगला है कि भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन काम में आने वाली सामग्री का उपयोग करना क्या कहलाता है? तो भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन काम में आने वाली सामग्री का उपयोग जो है वो शिक्षण सामग्री कहलाता है एंड वास्तविक वस्तुएं रियल कहलाता है। अगला है यह अकादमिक भाषा या विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए आवश्यक भाषा में निपुणता से संबंधित है। तो यह निपुणता से संबंधित है संज्ञानात्मक एकात्मिक भाषा निपुणता। किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक एकात्मिक भाषा निपुणता से संबंधित है। कक्षा 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है। वह किस तरह के पठन को समुन्नत कर रही है? तो वह विस्तृत एक्सटेंसिव पठन को समुन्नत कर रही है। अगला है प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है तो वो है सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता। सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता। अगला है कि अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग के निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। भाषा के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है? तो सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण है वो है अवलोकन, पृष्ठपोषण, सत्र
और लिखित रिपोर्ट। अगला है शिक्षार्थियों के लिए भाषा शिक्षण अधिगम के लिए कौन सी कक्षा संसाधन नहीं है, तो वो है कक्षाई प्रक्रिया। क्या है? कक्षाई प्रक्रिया। अगला है शिक्षार्थी क्या करती है उस उदाहरण को अगला है कि शिक्षार्थी क्या करती उस उदाहरण को पढ़े और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। तो ये है संदर्भ सामग्री की मदद लेना। संदर्भ सामग्री की नेक्स्ट है कि एक अध्यापक ने कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को कैप्शन शीर्षकों के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी, तो यह फिल्म जो है कैप्शन के साथ दिखाई गई जो है वो श्रवण युक्तियां सक्रिय के रूप में देखना और शिक्षार्थियों को भाषा की प्रामाणिकता सामग्री का प्रयोग करने की प्रोत्साहित करेगी। अगला है कनिका कक्षा 6 में एक ऐसी पाठ्य सामग्री जिसमें भाषा के तत्व कई बार आए हैं के माध्यम से समय और काल पढ़ा रही है। वह शिक्षार्थियों दो के जोड़ों में बैठकर पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए कहती है और उसमें आए भाषिक तत्वों पर ध्यान देने के लिए कहती है। उसके बाद वह पुनः पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए कहती है और संदर्भ में भिन्न भिन्न कालों की पहचान और उनका उपयोग करने के लिए कहती है। इसके बाद वह समय और काल के रूप में नियमों को और ध्यान से आकृष्ट करती है। इस युक्ति को क्या कहा जाएगा, तो इस युक्ति को अध्ययन संलग्नता विमर्श प्रयोग कहा जाएगा। अगला है परीक्षा के लिए किसी विषय को सीखने के लिए किस पठन तकनीकी का उपयोग किया जाएगा, तो परीक्षा के लिए किसी विषय को सीखने के लिए वो स्कैनिंग का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला है बच्चे के भाषा सीखने में मुद्रित समृद्ध परिवेश को लाभदायक माना जाता है। ऐसे परिवेश के निर्माण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है, तो इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है रोचक कहानियां, कविताएं एवं बच्चों से संबंधित जानकारी कक्षा और विद्यालय की दीवारों पर लगाना। नेक्स्ट है बच्चे के भाषा सीखने में मुद्रित समृद्ध परिवेश को लाभदायक माना जाता है। ऐसे परिवेश के निर्माण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रोचक कहानियां, कविताएं एवं बच्चों से संबंधित जानकारी है कक्षा और विद्यालय की दीवारों पर लगाना। अगला है एक अध्यापिका लेखन सीखने के लिए एक समाचार पत्र की एक रिपोर्ट का उपयोग करती है। इस प्रकार की सामग्री को क्या कहा जाएगा, तो इस प्रकार की सामग्री को प्रामाणिक सामग्री कहा जाएगा। भाषा की पाठ्य वस्तु से नया अध्याय पढ़ाना शुरू करने से पहले अध्यापक को किस पर ध्यान देना चाहिए, तो अध्यापक को अध्याय की थीम और उनके पहले से अर्जित अनुभव से जोड़ना चाहिए। किसी पाठ्य सामग्री से सूचना लेना और शाब्दिक स्तर से कहीं आगे जाकर के उसकी व्याख्या करना क्या कहलाता है, तो वो निष्कर्ष निकालना कहलाता है। जब किसी पाठ्य सामग्री में विचार को तार्किक क्रम की व्यवस्था संयोजन होता है तो यह जो है क्या कहलाता है, तार्किक संयोजन सम्मिलित होता है तो यह तार्किक संबद्धता कहलाता है। अगला है लेखन गतिविधि के दौरान अध्यापक ने देखा कि उसे विद्यार्थी अपने लेखन के संयोजन तो भली भांति कर लेते हैं पर अपने विचारों को रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। अध्यापक अपने विद्यार्थियों को विचारों के समृद्ध करने के लिए कौन से आलेख के रूप में प्रयोग लाने के लिए कह सकते हैं, तो वो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी मानस चित्रण माइंड मैप। मानस चित्रण माइंड मैप। अगला है भाषा की आदर्श पाठ्यपुस्तक के लिए किस पाठ्य सामग्री की अनुशंसा करेंगे, तो भाषा की आदर्श पाठ्यपुस्तक के लिए प्रामाणिक और विभिन्न विधाओं की सामग्री प्रस्तुत करेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति भाषा की प्रकृति और सामाजिक संदर्भ के पाठ्य सामग्री की भूमिका के विधा सिद्धांत से हुई है, तो ये उत्पत्ति हुई है ऑप्शन नंबर ए पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश
की उत्पत्ति, भाषा की प्रकृति और सामाजिक संदर्भ में पाठ्य सामग्री की भूमिका के विधा से सिद्धांत से हुई है। शिक्षक बालक के भावी जीवन का आधार तैयार करती है। यदि शिक्षक के प्रत्येक सोपान में बालक को उचित शैक्षिक निर्देशन मिलता है तो उसका व्यवहार, व्यावसायिक एवं आर्थिक जीवन सफल, सुखी एवं संतुष्ट होता है। अगला है कि पाठ्यक्रम डिजाइन में प्रस्तुतिकरण अपने आप में किससे संबंधित होता है? तो पाठ्यक्रम डिजाइन में प्रस्तुतिकरण अपने आप में वे सिद्धांत जिनसे विषय वस्तु का संयोजन व क्रम निर्धारित किया जाता है। अगला है, एक भाषा अध्यापक अपने विद्यार्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गतिविधि का पाठ्य सामग्री में आवश्यक बदलाव करती है। यह क्या कहलाएगा? तो ये अनुकूलन कहलाएगा। अगला है, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास पर अवसर मिलता है। अगला है, प्राकृतिक भाषा के संदर्भ में पठन सामग्री का स्रोत क्या है? तो प्रकृति भाषा के संदर्भ में पठन सामग्री का स्रोत प्रमाणिक पठन सामग्री है। नेक्स्ट है, कुछ महत्वपूर्ण भाषा के संसाधन है इस प्रकार से है। मशीनी अनुवाद है, पाठ सरलीकरण है, सूचना निष्कर्षण है और सारांशीकरण है, प्रश्नों के उत्तर देना और संगणकीय भाषा विज्ञान है। अगला है, किसी शिक्षार्थी को एक पाठ्य सामग्री पढ़ते समय कुछ संकेत मिलते हैं जो उसे अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया में मदद करते हैं। यह किस रूप से जाना जाता है? तो यह अर्थ संकेत के रूप में जाना जाता है। सामग्रियों में शिक्षा शास्त्र को अंतर्निहित करना है। तो सामग्रियों में शिक्षा शास्त्र को अंतर्निहित करना क्या है? तो ये सामग्रियों की शिक्षा शास्त्रीय समझ है। अगला है, उपचारात्मक अध्यापन। तो एक ऐसा परीक्षण जिसका उद्देश्य विद्यार्थी विशेष के कमजोर और प्रबल पक्ष के विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करना है, क्या कहलाता है? तो ये निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। अगला है, निदानात्मक शिक्षण के प्रकार हैं। तो निदानात्मक शिक्षण के प्रकार जो है, एकात्मिक परीक्षण, पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न लेखन कार्य, वाक्य विन्यास एवं मानसिक परीक्षण, पढ़ने की गति, समझने की शक्ति, स्मृति कौशल और व्यक्तिगत गुण परीक्षण, आत्म संवाद, संचार कौशल और विचार प्रक्रिया का मूल्यांकन। उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? उपचारात्मक शिक्षण उन विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए है जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने में सुधार लाने की जरूरत है। अगला है कि उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा सही है? तो उपचारात्मक शिक्षण के बारे में प्रदर्शन उपलब्धि सुधार हेतु मदद देना जो है ये सही है। अगला है, नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके अवलोकन के लिए किया जाता है? तो नैदानिक परीक्षणों का उपयोग शिक्षार्थियों के भाषा के कमजोर और मजबूत बिंदु को आकलन के लिए किया जाता है। यह विशेष रूप से शिक्षार्थी को सीखने में कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया जाता है। नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य शिक्षकों को यह पहचानने में मदद करना है कि छात्र क्या जानते हैं और अपने छात्रों को के सीखने में सहायता के लिए विभिन्न क्षेत्रों में क्या कर सकते हैं। इससे शिक्षकों को यह निर्धारित करने में मदद मिल सकती है कि छात्र क्या समझते हैं, ताकि छात्रों की ताकत पर निर्माण किया जा सके और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अगला है कि एक व्यवस्थित प्रक्रिया जहां एक शिक्षक पहले शिक्षार्थियों की समस्या का निदान करता है और फिर उसके बाद उपयुक्त पद्धति का प्रयोग करते हैं, तो वो है उपचारात्मक पद्धति का उपयोग करते हैं। अगला है, निदानात्मक परीक्षण किनके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? तो निदानात्मक परीक्षण उपचारात्मक योजना बनाने की दृष्टि से विद्यार्थियों की सीखने संबंधी कमियों को ढूंढने के लिए किया जाता है। कोई अध्यापक अपने शिक्षार्थियों के कम अंक आने से कारणों का पता किस प्रकार से लगाएगा? तो वो जो है निदानात्मक परीक्षण के द्वारा लगाएगा। एक अध्यापक विद्यार्थियों को उपयुक्त मदद देता है जिससे कि वह जितना स्वयं सीख सकते हैं उससे अधिक सीख लें। अध्यापक क्या कर रहा है? तो अध्यापक
मदद दे रहा है। क्या दे रहा है? मदद दे रहा है। अगला है उपचारात्मक अध्यापन का क्या उद्देश्य है? तो उपचारात्मक अध्यापन का शिक्षार्थियों ने जिन व्याकरणिक इकाइयों को सही तरह से नहीं सीखा है उसका पुनः शिक्षण कर रहा है। उपचारात्मक शिक्षण क्या उद्देश्य है? उपचारात्मक शिक्षण का अच्छी तरह से न सीखी गई भाषा की विषय वस्तु को शिक्षार्थियों को पुनः से पढ़ाना है। अगला है निम्नलिखित में से उपचारात्मक शिक्षण कौन सा है? तो उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्थित प्रक्रिया है। नेक्स्ट है इंग्लिश, तो इसको पढ़ेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।